आज बेसिकली हम देख रहे हैं आर्टिकल 15। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट किया गया, तो फ्रेमर्स ने सबसे पहले आर्टिकल 14 बनाया, ड्राफ्ट किया, और उन्हें पहले यही लगा था कि आर्टिकल 14 विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग इक्वालिटी। बट ड्राफ्ट करने के बाद दे केम टू द कंक्लूजन दैट only article 14 will not be sufficient to bring equality. आर्टिकल 14 अकेले इक्वालिटी कभी भी नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें कुछ खास बात लिखी ही नहीं ना। बस दो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। उससे ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। ओनली आर्टिकल 14 कैन नॉट ब्रिंग इक्वालिटी इनटू सोसाइटी। इसके साथ कुछ और इसके दोस्त यार मित्र होने चाहिए। जैसे ग्रुप में आप अच्छा काम कर लेते हो ना, अकेले आप उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। तो इसके कुछ और संगी साथी होने चाहिए, कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए। उसी ग्रुप को, उसी इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल्स का एक ग्रुप रेडी किया गया, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18 को इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 15 पे इसी सीरीज में 14 के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आर्टिकल 15 को आज पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी को आगे बढ़ाया गया है। आर्टिकल 14 जो है वो जेनेरिक सेंस में है, जनरल लॉ है। वो कहता है कि भाई स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी के साथ में। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। आर्टिकल 15 जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक किस सेंस में कि आर्टिकल 15 बताता है किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, प्रोटेक्शन का या इक्वालिटी सोसाइटी में लेकर आने का। ये किसके ऊपर लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकल 15 इसी बात को बता रहा है। देखिए ये बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज है ये, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको जस्ट इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कितनी बातें हैं, रिलीजन एक, रेस दूसरा, कास्ट थर्ड, सेक्स फोर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ 5। 5 ग्राउंड हैं टोटल, दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को, होपफुली दिख भी रहा होगा। देयर आर 5 ग्राउंड्स ऑन विच देयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया और इंडियन सोसाइटी। कौन कौन सा ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ऊपर चलते हैं और देखते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ड्यूटी किसकी हो गई, स्टेट की ड्यूटी। State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. कुछ नहीं कहता है क्लॉज 1 स्टेट को मना करता है डिस्क्रिमिनेट करने से। डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच में, सिटीजन्स के बीच में। और किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे और एनी ऑफ देम। आप हिंदू हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप मुस्लिम हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप क्रिश्चियन हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे। स्टेट ऐसा काम नहीं कर सकता। स्टेट को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया इंडियन सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने से इन 6 ग्राउंड्स पे, सॉरी इन 5 ग्राउंड्स पे। 5 ग्राउंड्स है ना। एक चीज मैं आपको यहां अभी बता दूं
रिलीजन में फेथ वर्ड भी आता है, फेथ से समझते हैं ना। आगे चलिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये है आप लोगों के लिए। नो सिटीजनशियल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। देखो 5 ग्राउंड्स वही आ गए। बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, मतलब इनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। कहने का मतलब है किसी भी इंडियन सिटीजन्स के साथ में रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, या इनमें से किसी दो, आप मुस्लिम वीमेन हैं, मुस्लिम फीमेल है इसलिए नहीं आएंगी यहाँ पे, इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। कहाँ कहाँ पे भी? किसी शॉप में, मान लीजिए आपने अपने एरिया के मार्केट में दुकान खोली और वहां लगा दिया कि विमेन आर नॉट अलाउड हियर। शॉप कहाँ खुलता है? पब्लिक प्लेस पे ही तो खुलता है ना। आपने रेस्टोरेंट खोला और लिख दिया विमेन आर नॉट अलाउड हियर, और मुस्लिम विमेन आर नॉट अलाउड हियर, और हिंदू विमेन आर नॉट अलाउड हियर, क्रिश्चियन विमेन आर नॉट अलाउड हियर। नहीं कर सकते। रिलीजन के बेस पे किसी भी शॉप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में, पब्लिक प्लेस मान लिया जाएगा ना, किसी होटल में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, जितने भी पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हैं, कहीं पे भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कुछ टाइम पहले दिल्ली की एक न्यूज थी, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, कि एक फीमेल साड़ी पहन के एक रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट में चली गई थी और उसे एंट्री नहीं दी गई वहां पे, क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी। डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था? उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं जहां पब्लिक का आना जाना है, तो वहां पे आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? आगे आइए देखते हैं क्या कहता है। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। जैसे पहले कुआं होता था ना, लोग कुएं पे जाते थे पानी निकालने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई कोई भी ऐसा जो पब्लिक वेल है, देखो प्राइवेट में आप मना कर सकते थे, मान लीजिए आपके घर में कुआं है तो वहां पे आप मना कर सकते हैं कि नहीं भाई आप अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन ये पब्लिक वेल है ना, पब्लिक वेल जो स्टेट की प्रॉपर्टी पे है और सबके लिए ओपन है, वहां पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप किसी को मना नहीं कर सकते, नहीं नहीं आप यहाँ से पानी नहीं लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं, या पर्टिकुलर प्लेस पे आपका बर्थ हुआ है, इस वजह से इस वेल से आप पानी नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं कहा जाता जा सकता। टैंक, बाथिंग घाट्स, लोग नहाने वहाने जाते थे ना, आज भी गांव में शायद अगर आप देखेंगे तो बाथिंग घाट वाट होते हैं, उन सब जगहों पे भी आज भी हैं। तो अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे सिचुएट है, तो इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। रोड्स, रोड पे चलते हुए आप किसी को मना कर सकते हैं भैया आप फीमेल हैं आप रोड पे नहीं चलेंगे? अगर पब्लिक रोड है तो, प्राइवेट है तो मना कर सकते हो, ध्यान रखना।
आप मार्केट में जाइए और वहां खड़े हो जाओ, कहीं नहीं नहीं भाई आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के आप इस रोड से नहीं जा सकते, आप नहीं कर सकते। देखो पब्लिक रोड है, पब्लिक में हर रिलीजन, हर कास्ट, हर सेक्स, हर कोई व्यक्ति आता है पब्लिक में, सबके लिए ओपन है, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। होली और पार्टली मेंटेन्ड होना चाहिए। मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, अच्छा यहाँ है मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड। ऐसा कोई वेल है, टैंक है, बाथिंग घाट है, रोड है या प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट है जो या तो होली 100% स्टेट के पैसों से मेंटेनेंस किया जा रहा है या पार्टली कुछ हिस्सा स्टेट के फंड, स्टेट के पैसों का लगा हुआ है, और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक, या जनरल पब्लिक को डेडिकेट कर दिया गया है। तो सीधे सिंपल सा ये कहना है मेरा, इसका मतलब है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्लास 2 में, कि कोई भी ऐसा पब्लिक एंटरटेनमेंट का प्लेस या कोई वेल हो गया, कोई रोड हो गया, कोई टैंक हो गया, कोई बाथिंग घाट हो गया, जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या पब्लिक प्रॉपर्टी पे सिचुएट है, स्टेट प्रॉपर्टी पे सिचुएट है, या मान लो उसको किसी प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया लेकिन उसने पब्लिक को डोनेट कर दिया, डेडिकेट कर दिया, तो ऐसी जगह पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। क्लॉज 3 जो है क्लॉज 1 और 2 का एक्सेप्शन है। जो बात क्लॉज 1 और 2 में कही गई है 3 उसके ऑपोजिट बात करता है। क्या कहता है, इसमें स्टेट को पावर दिया गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। ऊपर कहा है जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और क्लॉज 3 कह देता है जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दो। स्टेट को पावर दिया गया क्या, कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बना सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, लाइक रिजर्वेशन। पॉक्सो, डीवी एक्ट एंड मेनी मोर, ये सारे लॉज किसके हैं, विमेन और चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए तो हैं। तो क्लॉज 1 और 2 का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ क्लॉज 3 में, कि भी जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन यहां नीड पड़ गई क्योंकि विमेन एंड चिल्ड्रन वल्नरेबल क्लास हैं, फिजिकली भी वल्नरेबल हैं वो, और एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा होती हैं उन पे, जिसे विमेन को दहेज हत्या के लिए या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का भी, ये सारी चीजें होती रही हैं सोसाइटी में शुरू से और आज भी होती हैं। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 3 को यहाँ इनकॉर्पोरेट करना पड़ गया कि भैया स्टेट को जब जब भी जरूरत पड़ेगी, क्लॉज 1 और 2 में कुछ भी कहा गया हो, स्टेट को जब भी ठीक लगेगा विमेन और चिल्ड्रन के फेवर में स्पेशल लॉ बनाएगा, स्पेशल प्रोविजन बनाएगा, और वो परफेक्टली वैलिड प्रोविजन होगा। ठीक है, क्लॉज 4 क्या कहता है अब ये भी एक्सेप्शन टू 1 एंड 2 है, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन टू क्लॉज 1 एंड 2 है। क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribe। मिल गया रिजर्वेशन यहाँ पे और दूसरे स्पेशल प्रोविजंस आ गए, क्यों, क्योंकि ये भी बैकवर्ड लोग थे, बैकवर्ड क्लास के लोग थे, इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत थी, इनका भी एक्सप्लॉयटेशन जम के हुआ, तो उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए स्पेशली आप देखेंगे, अगर हिंदू धर्म में देखें तो कास्टिज्म और छुआछूत बहुत ज्यादा था।
आज भी हो सकता है परफॉर्म होता ही होगा कहीं ना कहीं, 100% तो गया नहीं है सोसाइटी से। तो उन चीजों से बचने के लिए स्टेट को क्लॉज 4 में फिर से पावर दी गई कि बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में, शेड्यूल कास्ट के फेवर में, शेड्यूल ट्राइब के फेवर में स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है स्टेट, किसके किसके, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस पे, इकोनॉमिक यहाँ पे इंक्लूड नहीं था। सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखा गया, और बैकवर्ड क्लास जिसे बीसी कहते हैं, ओबीसी बीसी सुना होगा आप लोगों ने, शेड्यूल कास्ट एससी एंड शेड्यूल ट्राइब एसटी, इनके फेवर में क्लॉज 4 में दे दिया गया स्टेट को पावर कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए अगर स्टेट चाहे तो लॉ बना सकता है, स्पेशल लॉ बना सकता है। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन ये वॉइडेबल माना नहीं जाएगा, वॉयलेटिव माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 में ही इंक्लूड कर दिया गया और स्टेट को पावर दे दिया गया। ठीक है, अगर ये बात आर्टिकल 15 में नहीं लिखी रही होती तब तो क्लॉज 1 और 2 का वॉयलेटिव होता, बट आर्टिकल 15 में ही क्लॉजेस को ऐड करके अमेंडमेंट के थ्रू लिख दी गई ये बात, इसीलिए वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। क्लियर है? मैंने पहले दिन ही क्या कहा था, ये सिर्फ एक परसेप्शन है, इल्यूजन, एक थ्योरी है। आप 100% इक्वलिटी कहीं पे भी नहीं ला सकते ना। और देखो, मेरा मानना है कि जरूरी भी था रिजर्वेशन ना, अप टू सम एक्सटेंट इट वाज नेसेसरी। हालांकि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए, स्टार्टिंग के 10 साल के लिए ही दिया गया था, बट ये पॉलिटिकल टूल हो गया, पॉलिटिशियंस इसे खेलने लगे, और आज के टाइम पे इलेक्शन में ये सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं है कहीं से भी। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबके अपलिफ्टमेंट के लिए भी बोला कि ठीक है 10 साल तक रहेगा, उसके बाद खत्म कर, उसके बाद जैसी जरूरत होगी वैसा काम किया जाएगा। लेकिन पॉलिटिशियंस ने इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज किया और आज भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है जिन चीजों पे आप बात कर रही हैं, ये इसी वजह से। ठीक है, इन चीजों से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बहुत केपेबल हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिजर्व कैटेगरी के होने के बाद भी जनरल में फाइट करते हैं और जनरल वालों से अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, और वो चाहते भी नहीं कि उन्हें रिजर्वेशन मिले। तो कभी भी ये सब चीजें माइंड में नहीं रखनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखो। आइए देखते हैं क्लास 5 क्या कहता है। Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision, फिर से दे दिया स्टेट को पावर, by law for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or of scheduled caste or scheduled tribes, insofar as such special provision relates to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, or other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of the article 30. अगेन ये भी एक्सेप्शन टू क्लॉज 1 and 2 है। ठीक है, क्लॉज 4 क्या कहा कि स्टेट के पास पावर है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के फेवर में स्पेशल लॉ बना देगा। अब ये बता रहा है कि एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और चाहे प्राइवेट हो, दोनों में, ठीक है, दोनों में एडमिशन के लिए स्टेट प्रोविजन बना देगा। रीजन क्या है कि ये लोग पहले पढ़ते नहीं थे इतना ना, तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास था, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट था,
तो इनको रिजर्वेशन दिया गया कि भैया ठीक है आइए, आपको फीस नहीं लगेगी आपकी, रादर हम आपको कुछ अमाउंट देंगे जिसे स्कॉलरशिप कहा गया। तो स्टेट के पास पावर है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के एडवांसमेंट के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए स्टेट लॉ बना सकता है। लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे क्रिश्चियन कॉलेजेस बहुत हैं, दिल्ली में सेंट स्टीफन है और बाकी जो हैं, या मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सिख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लिखा ना, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन नहीं, स्टेट लॉ नहीं बना सकता माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। बट माइनॉरिटी के अलावा जितने भी स्पेशल एजुकेशनल, माइनॉरिटी के अलावा जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में एडमिशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्टेट लॉ बना सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। क्लॉज 6 और 7 जो है वो बाद में ऐड किया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस सुना है वर्ड? ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कह सकते हैं, उसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे रखा गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ही। यहाँ पे अगेन स्टेट को पावर दिया गया लॉ बनाने के लिए। देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन of the citizen other than classes mentioned in clause 4 and 5। clause 4 and 5 में कौन सा क्लास mentioned है, कौन बताएगा? तो बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कॉन्सेप्ट नहीं होता। कितने रिजर्वेशन दोगे? ऊपर भी तो दे रखा है 2 क्लॉजेस में। तो इसी वजह से यहाँ पे इनको हटा दिया गया, और जब इनको हटा दिया गया तो बचा क्या? जनरल। यहाँ पे इनको हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास बचा। तो जनरल क्लास में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट के पास पावर है, वो लॉ बना सकता है। कुछ कहा नहीं है, ऊपर 2 क्लॉजेस पहले वाले में बता दिया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन 5 ग्राउंड पे नहीं होगा। दूसरे क्लॉज में बता दिया कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, घाट्स हैं, बात है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थर्ड में बता दिया। उसके बाद थर्ड से लेके 7 तक स्टेट के पावर है। थर्ड में कह दिया विमेन और चिल्ड्रन के फेवर में लॉ बना सकता है। फोर्थ में कह दिया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडवांसमेंट के लिए लॉ बनाएगा। फिफ्थ में कह दिया इनके एजुकेशन के लिए स्पेशल लॉ बना देगा एडमिशन के लिए। सिक्स में बता दिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने का। Any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizen other than the classes mentioned 4 and 5, insofar as such a special provision led to their admission to the educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions। यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं देगा। Refer to in clause 1 ऑफ आर्टिकल 30। कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है। 6 में क्या कहा है? वही जो ऊपर लैंग्वेज है बैकवर्ड क्लास एसटी और एससी के लिए, कि 6 में बैकवर्ड क्लास एसटी और एससी को छोड़ के जो बचेगा, मतलब जनरल क्लास, उसमें जो लोग भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने का। और बी में कहता है इसी ईडब्ल्यूएस के एडमिशन के लिए, एडमिशन कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ईडब्ल्यूएस के एडमिशन के लिए स्टेट के पास पावर है स्पेशल प्रोविजन बनाने का। क्लियर है आर्टिकल 15। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे जो कि आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। और स्पेशली आर्टिकल 15 क्लॉज 2 से रिलेटेड है। पूरे के पूरे आर्टिकल 15 पे भी नहीं बेस्ड है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 पे बेस्ड है आज का क्वेश्चन। आर्टिकल 15 clause 2 stipulates that citizens shall not, on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth, be denied access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment. वही जो आर्टिकल 15 clause 2 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे के बेसिस पे किसी भी पब्लिक प्लेस या शॉप या रेस्टोरेंट, होटल में सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा है। Yet, on occasion, this right, which applies horizontally inter se individuals, comes into conflict with the rights of persons to associate with others, often to the exclusion of certain groups. कह तो दिया कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी में 100% इसका एप्लीकेशन नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इक्वलिटी, यही ये पैराग्राफ भी कह रहा है, इक्वलिटी जो है वो 100% अचीव नहीं किया गया। दिस इज व्हाई एवरी टाइम अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ब्रॉट, the party that discriminates claims that he possesses a liberty to do so. जैसे जो होटल वाला मैंने बताया आप लोग को अभी कि एक लेडी साड़ी पहन के 5 स्टार होटल में चली गई तो उसको एंट्री रोक दिया गया, और जब क्वेश्चन उठा तो ही सेड दिस इज माय होटल, दिस इज माय प्रॉपर्टी, आई हैव राइट टू अलाउ और डिसअलाउ पीपल। इसी वजह से कि भले ही आर्टिकल 15 में लिख दिया कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, बट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाई केसेस आर ब्रॉट बिफोर कोर्ट, केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और जो एक्यूज रहता है वो कहता है भाई दिस इज माय लिबर्टी, दिस इज माय राइट। जैसे होटल वाले केस में कहा कि होटल मेरा है, मैं जिसको चाहूं अलाउ करूं, जिसको चाहूं ना अलाउ करूं। तो जो एक्यूज रहता है वो हमेशा लिबर्टी क्लेम करता है कि भाई मेरी लिबर्टी है, मैं चाहूं तो अलाउ करूंगा, मैं चाहूं तो नहीं अलाउ करूंगा। That he must be free to act according to his own sense of conscience. भाई मेरी लिबर्टी है, मैं चाहूं तो अलाउ करूं, मैं चाहूं तो अलाउ नहीं करूं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो क्या कहता है? The Supreme Court in 2005 in Zoroastrian Cooperative Housing Society versus District Register Cooperative Societies Urban and Others, ये केस का नाम है, 2005 में केस हुआ था, endorsed one of such restrictive bond when it ruled in favor of a bylaw of a Parsi housing society that prohibited the sale of property to non-Parsis. अब हुआ क्या कि मुंबई में एक पारसी हाउसिंग सोसाइटी थी। पारसी एक कास्ट होती है, आप लोग को पता होगा, रादर कास्ट का रिलीजन ही है पारसी का लोग। तो एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पारसी रहते थे। उस सोसाइटी ने एक लॉ बनाया कि सोसाइटी में जितने लोग भी रह रहे हैं वो अगर अपना मकान बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, तो किसी नॉन पारसी को नहीं बेचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ पारसीज को ही बेच सकते हैं, नॉन पारसी को नहीं बेच सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? वैलिड डिक्लेयर किया इस लॉ को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, दिस बायलॉ इज वैलिड। उनको आपस में अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, क्योंकि माइनॉरिटी थे, उसमें और डिटेल में नहीं जाना अभी फिलहाल आप लोगों को। दिस राइट टू फॉरबिड सच अ सेल
the court ruled was intrinsic in the Parsis fundamental right to associate with each other. जैसे पारसीज का है ना, माइनॉरिटी ग्रुप है, तो उनका फंडामेंटल राइट है वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी फंडामेंटल राइट के तहत ये लॉ बना था कि जितने लोग भी हैं यहाँ पे, जितने भी हैं, वो सारे के सारे पारसी हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी नॉन पारसी को नहीं बेच सकते। अब राइटर क्या कहता है इस पैराग्राफ में, बट इन होल्डिंग द जजमेंट एज गौतम भाटिया, ये किसी गौतम भाटिया के बुक से लिया गया, ये गौतम भाटिया पॉइंट्स आउट इन हिज बुक का नाम है द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या लिखा उन्होंने, नॉट ओनली कन्फ्लेटेड द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एसोसिएट but also overlooked altogether Article 15 Clause 2। राइटर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन तो दे दिया कि सोसाइटी के द्वारा जो लॉ बनाया गया वो सही है, लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास एक और राइट है कि हम किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट है ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का, वो राइट वायलेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिवेल कर दिया, उसको इंपॉर्टेंस दी, लेकिन फ्रीडम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एंड बोथ आर फंडामेंटल राइट्स। और साथ में राइटर ने ये कहा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को तो अवॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ओवरलुक कर दिया। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को भी ध्यान में रख के डिसीजन देना चाहिए था। आगे कहता है, एट फर्स्ट ब्लश आर्टिकल 15 क्लॉज 2 might appear to be somewhat limited in scope, but the word shops used in it is meant to be read widely. The study of the Constituent Assembly's debates on the clauses framing shows us that the founders explicitly intended to place restrictions on any economic activity that sought to exclude specific groups। ये आगे बता रहा है कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है उसका वाइड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। लिटरल इंटरप्रिटेशन है कि सिर्फ स्टेट लिख दिया तो स्टेट ही बाउंड होगा। स्टेट में वो लोग भी आएंगे जो स्टेट की प्रॉपर्टी पे अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो वो इंडिविजुअल है, तो वो प्राइवेट, लेकिन उनकी शॉप, उनका रेस्टोरेंट, उनका होटल कहाँ है, स्टेट की प्रॉपर्टी पे है। तो स्टेट की प्रॉपर्टी पे होने की वजह से वो भी बाउंड हैं कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी। हाँ, ये अगर स्टेट की प्रॉपर्टी पे नहीं होते, वो अपने पर्सनल घर में बैठे होते, वहां पे कोई कुआं होता, कोई बात होता, कोई पिक्चर हॉल बना रखा है अपने घर में, जैसे लोगों का होता है ना, थिएटर रूम्स होते हैं, वहां पे दे कैन डिस्क्रिमिनेट कि भैया ठीक है आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो आप नहीं आएंगे, पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो नहीं आएंगे, पर्टिकुलर जेंडर के हैं तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पब्लिक प्लेस पे है, स्टेट की प्रॉपर्टी पे है, देन यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। You are bound to follow Article 15 Clause 2. For example, when a person refuses to lease her property to another based on the customer's faith, such a refusal would run directly counter to the guarantee of equality। Example दिया कि अगर एक व्यक्ति दूसरे को अपना मकान किराए पे देने से सिर्फ इस वजह से मना कर रहा है कि वो दूसरे धर्म का है, तो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है और राइट टू इक्वलिटी का भी वॉयलेशन है। जैसे मान लीजिए आप एक्स फेथ के हैं, एक्स, और दूसरा व्यक्ति वाई फेथ का है, मान लीजिए इसको छोड़ो, इसको हिंदू कर देते हैं, इसको मुस्लिम कर देते हैं, इसके पास मकान खाली है, ये आया कहने भैया मुझे रेंट पे दे दो, और आपने कहा नहीं नहीं आप मुस्लिम हो, मैं आपको रेंट पे नहीं दे सकता। ये भी कवर है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। राइटर कहता है कि इंडिविजुअल भी बाउंड है, अगर ऐसा भी काम हुआ तो इक्वालिटी का वॉयलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 15 का वॉयलेशन हो जाएगा।
An overruling of the verdict in Zoroastrian cooperative, while desirable, is unlikely. However, to serve as a panacea, India is a unique among democracies in that a constitutional right to equality is not supported by comprehensive legislation. In South Africa, for example, a constitutional guarantee is augmented by an all-encompassing law which prohibits unfair discrimination not only by the government but also by private organizations and individuals. अब लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या कहा है ना कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे कंपेयर किया है। लास्ट वाले पैराग्राफ में कहता है कि इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट और प्राइवेट दोनों को प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी के साथ में। पैराग्राफ समझ में आया? तो होपफुली पैराग्राफ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आंसर देखते हैं। देखो मैंने आंसर यहाँ पे पहले ही टिक कर रखा है। According to the passage, which of the following features lacks in Indian legal system? जो लास्ट, ये कहां से पूछा गया ये क्वेश्चन? लास्ट पैरा से पूछा गया है। Constitutional guarantee against discrimination not only by the state but also by private organization and individual. जो मैंने कहा था ना साउथ अफ्रीका से कंपेयर किया है इसको साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यही वाला है। क्लियर है? देखो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ, आप अपने क्वेश्चन को जब देखेंगे ना तो आपको मिलेगा ये यहाँ पे। Closing lines of the passage clearly mention that Indian legal system lacks legislation related to right against discrimination by the private individual and entities. एकदम लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ये। देखो मिस्टर सिंघवी दिख रहा है, मिस्टर सिंघवी an owner of real estate refuses to lease the office space for rent to Mr. Adil on pretext of his faith. According to the passage, which of the following statement should have placed a sense of remedy for discrimination of Mr. Adil? अब मिस्टर सिंघवी के पास एक मकान है, आदिल उनसे मकान लेने गए तो मिस्टर सिंघवी ने कहा नहीं भाई आप हमारे फेथ के नहीं, हमारे रिलीजन के नहीं हैं, तो मैं आपको मकान नहीं दे सकता। कौन सा बेस्ट सुटेबल आंसर होगा? A study of the Constitution Assembly's debate। अब देखो ये सारे आंसर आपको उसी पैराग्राफ में मिल रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं है, ध्यान रखना। जितने भी आंसर्स हैं सब उस पैराग्राफ से उठाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन सारे उस पैराग्राफ से उठाए गए हैं। स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डिबेट ऑन द क्लॉजेस framing shows us that the founders explicitly intended to place restrictions on any economic activity that sought to exclude specific groups। मना किया गया है कि आप कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेंगे जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो, अरे The discrimination of Mr. Adil should have been remedied if the Constituent Assembly would have added a clause while making the Constitution regarding the discrimination by private entities. However, they debated on the economic restrictions that sought to exclude specific groups but did not materialize on this issue. लिखा हुआ है। रेमेडी क्या मिलती आदिल को कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया रहता कि स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं गया और ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुआ था इस बात पे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया गया।
लास्ट देखिए, व्हाट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट गेव इन ज़ोरोस्ट्रेन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्बन एंड अदर्स। सीधे जजमेंट ही पूछ लिया। इट रूल्ड इन फेवर ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ओनरशिप बाय द पारसीज पीपल। था ना कि भैया पारसीज हैं तो वो अपना प्रॉपर्टी किसी नॉन पारसी को नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में ये जजमेंट दे दी। एक्सप्लेनेशन है इसका। Refer to the lines 12 to 13 of the passage where the author clearly notifies that the Supreme Court ruled in favor of Parsis, prohibiting the ownership to non-Parsis, which is completely discriminatory in approach and is against the right to equality on the ground of the religion. Paragraph में ही आपको मिलेगा ये. Why the author believed that Article 15 Clause 2 has limited scope? It covers discrimination against only state and not private entities. लिखा हुआ पैराग्राफ में स्टेट की लाइबिलिटी को फिक्स किया गया है, इंडिविजुअल्स की लाइबिलिटी को फिक्स नहीं किया गया। इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। Option N, A and D provide the good answers as they are correct with respect to, but in context of the passage, economic activities must be covered from discrimination under private entities. Why India is unique with respect to other democracies according to the author? It lacks set of laws relating to constitutional guarantee of right to equality. Paragraph में ही दिया हुआ है ये भी बात। देखो लाइन 24 to 25 में दिया हुआ। मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं।